नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विश्वदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस चैनल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग। डीबीएमएस का हमारा सेशन जो था काफी लंबे टाइम से पेंडिंग था, आज वापस से स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा कैसे काम करते हैं। उन सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं पहले सेशन में। फिर इसके आगे के एडवांस टॉपिक लाइक जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है अलग अलग तरीके से, कैसे यूज किया जाता है वो, और उसके अलावा और दूसरे बहुत सारे ऑपरेटर्स सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें सेशन को। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है, मैं इस चैनल पे एज ए चैनल लीड काम करता हूं और ये रहा मेरा प्रोफाइल एक्सपीरियंस। 15+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप सब लोगों को पढ़ाता हूं इस चैनल के थ्रू, और आप लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो शायद आप लोग खुद से नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो लर्निंग हो, कंटेंट हो, गाइडेंस हो, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मेकिंग हो जो आप लोगों से नहीं बन पाएगी क्योंकि आप उस चीज के एक्सपर्ट है नहीं। कोशिश करता हूं आप लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचाऊं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के फ्री क्लासेस एक्सेस नहीं किए हैं तो देख लीजिएगा एक बार, स्पेशल क्लासेस सेक्शन में मिल जाएंगी मेरी प्रोफाइल के अंदर। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको मेरी क्लासेस जो अपकमिंग क्लासेस है उनकी लिंक भी मिलती रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एंड मोमेंट बूस्ट चाहिए गेट 23 के लिए, गेट 24 के लिए प्रिपरेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके और स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप लोग हर कोई चाहते हो कि आपकी अच्छी रैंक आए और जितनी आप मेहनत करो उसके इक्विवेलेंट रैंक आए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो टाइम है उसे सही यूटिलाइज करना जरूरी है और उसके लिए आपको सब कुछ प्लेट पे रखा होना चाहिए। अगर आप खुद से एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, आप दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करने में टाइम वेस्ट करते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। जितनी मेहनत आप करें उतनी मेहनत का बराबरी से फल ना मिल पाए। या तो आप डबल मेहनत करें ताकि आपको उतनी रैंक आ पाए जो आप सोचते हैं, या फिर आप उतनी ही टाइम में, उतनी ही मेहनत में, उतने ही एफर्ट्स लगा के और उतनी ही रैंक लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम वेस्ट कम और एफिशिएंसी के साथ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड और सही सिस्टमेटिक कंटेंट चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, सारी स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, सब कुछ आपको एक प्लेट पे सजा हुआ होना चाहिए जिसे आप कंज्यूम करें और सिर्फ स्टडी करके और मार्क्स लेके आ पाए। प्लस आइकॉनिक दोनों में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस और बहुत कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। पहला है आपको प्रिंटेड नोट्स भेजे जाएंगे और दूसरा है आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी एक कोच की। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो और ये कोड लगा लो VDEEP10। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और मेरी टीम का सपोर्ट भी मिलेगा। आप देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच लाइव चल रहा है यूट्यूब पे और प्लस पे भी हमने उसका इक्विवेलेंट बैच लॉन्च किया है जहां पे आपको ब्रह्मास्त्र से ज्यादा फायदा मिलेगा और ये फायदा है इतना सारा। डाउट सॉल्विंग, DPP, स्पेशल बैचेस, प्रैक्टिस सेशंस एंड various enormous number of benefits added अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब क्लासेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अनअकैडमी प्लस का वो बेनिफिट एट द एंड मोमेंट मिल जाए गेट 23 के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि गेट 24 के लिए नया बैच आप ज्वाइन कर पाए, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड लगाइए VDEEP10 और ये सारे के सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका पाइए। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक सिंपल सी चीज जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूं कि आप लोग रेडी हैं। मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरी हेल्थ आप देख सकते हैं इट्स स्टिल नॉट गुड, बट आप लोगों से दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कोशिश करता हूं हर बार कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाऊँ, बट कहीं ना कहीं हेल्थ कंडीशंस या फिर दूसरी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो आज मैंने वो सारी चीज़ों को साइड में रखा और कोशिश की है कि आप लोगों के साथ में प्रेजेंट रहूं, जितना पढ़ा पाऊँ उतना कम से कम आप लोगों को ये लेक्चर जो है स्टार्ट कर पाऊँ। तो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज सेशन। अरुण माधव जी, ये कोरी धारणाएं हैं बेटा कि IIT कानपुर ने जब
पिछली बार पेपर कंडक्ट कराया था तो पेपर में क्या आया था। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करता है आईआईटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर भी वही सेट करते हैं। पेपर सेट करते हैं आईआईटी, और जितनी भी आईआईटी के गेट कमेटी के लोग हैं वो सब मिलके। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होती है आईआईटी कानपुर। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर की है, वेबसाइट हैंडल करने की, स्टूडेंट्स को हैंडल करने की, दैट्स इट। इसके अलावा पेपर सेट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सारे गेट कमेटी के लोग एक साथ करते हैं। तो जहां भी आप देखें आईआईटी कानपुर ने लास्ट टाइम ये पूछा था, उसके बेसिस पे ये सेशन वो सेशन, वो कोई काम नहीं आएंगे बेटा। ओके, चलिए, तो अगर आप लोग रेडी हैं तो आज स्टार्ट करेंगे हम सेशन रिलेशनल अलजेब्रा के साथ में। हमने अभी तक एसक्यूएल देख लिया है ना, और एसक्यूएल की बेसिक चीजें हमने देख ली हैं। जितना मैंने पढ़ाया उतना गेट के लिए सफिशिएंट है। ऐसे तो एसक्यूएल में इतनी सारी चीजें हैं जिसको अगर मैं पढ़ाने जाऊं तो अगले 1 महीने तक और पढ़ा सकता हूं, रोज रोज क्लास लेके। बट हमारे गेट के लिए हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा फोकस जो अभी है वो सिर्फ गेट के लिए है और उतना ही पढ़ना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ गेट के अच्छी रैंक के लिए ही मेहनत कर पाए, और उतना मैंने आपको पढ़ाया है एसक्यूएल में। अब बात करते हैं आगे की कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। तो देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब एसक्यूएल टाइप की हो तो कोई इजाद होती है, इन्वेंट होती है, तो उसके पहले उसका मैथमेटिकल बेस तैयार किया जाता है, और रिलेशनल अलजेब्रा इज एग्जैक्टली सेम थिंग। रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है विच इट टेक्स इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशंस एज इनपुट, यील्ड इन इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशंस एज आउटपुट। जो भी ये डेफिनेशन है इसको साइड में रखते हैं और मैं बताता हूं ये मैथमेटिकल बेस है। किसके लिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं, एसक्यूएल जो टाइप की क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं उन सब के लिए। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसी चीज है जिसमें आप मैथमेटिकली किसी क्वेरी को डिफाइन करते हैं, और उसके बाद किसी भी एसक्यूएल टाइप की लैंग्वेज में, कोई भी क्वेरी लैंग्वेज हुई, चाहे वो माई एसक्यूएल हो या ओरेकल डीबी हो, कहीं पे भी आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस इज प्रोवाइड थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर रिलेशनल डेटाबेस, पर्टिकुलरली फॉर क्वेरी लैंग्वेजेस, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। अब बात करते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा में अगर हम क्वेरीज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे हम एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं तो एसक्यूएल में अलग अलग कीवर्ड आते हैं ना। कैसे आते हैं? सिलेक्ट आता है, क्लॉजेस आते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, है ना। सिलेक्ट है, फ्रॉम है, आते हैं ना, वेयर क्लॉज आता है, फिर ग्रुप बाय क्लॉज आता है, फिर इसके अलावा क्या आता है? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। ऑर्डर बाय आता है ना। फिर और क्या आता है? और क्या आता है? हैविंग क्लॉज आता है ना। इन कीवर्ड आता है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स और क्लॉजेस आते हैं, है ना। ये सब आते हैं एसक्यूएल में। बस एग्जैक्टली सेम चीज है। हम इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं एसक्यूएल में, और उन्हीं को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में लिखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे पास क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे पास ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं। एक से सिलेक्ट, जो सिग्मा से डिनोट होता है, फिर होता है प्रोजेक्ट, पाई, यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन। अब ये सेट डिफरेंस माइनस है, यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन आपको पता है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हो सब लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस, रीनेम, पाई, जो भी आप बोलो, साई फाई, और साइंटिफिक डिवीजन जो है वो है डिवीजन का ऑपरेटर। तो ऐसे ये सारे जो है ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनको एक एक करके देखेंगे कैसे यूज होते हैं और कैसे एम्बेड किया जाता है हमारी रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी में। तो आई होप आप लोग बेसिकली समझ ही गए होंगे कि यहां पे हमारे पास रादर देन हैविंग एसक्यूएल के वो कीवर्ड्स, यहां पे हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे। एक एक करके ऑपरेटर की डेफिनेशंस समझेंगे, और उसके बाद फिर सारे ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करके थोड़े से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब इसे फॉलो करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा को, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये सॉल्व कर लूंगा क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व करा दूंगा इसके सारे। तो पहले बेसिकली आपको मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, क्या 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 छोटी छोटी चीजें होती हैं इसके बेसिक की, और उसके बाद में फिर आपको मैं ये जो है इसकी
क्वेरीज कराऊंगा, सो सब कलेक्टिवली हम यूज कर पाए और फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा एक अच्छा ग्रिप इस टॉपिक पे बन जाए। चलिए तो पहले देखते हैं सिलेक्ट ऑपरेटर। सिलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, देखिए आप सबको पता है सबसे पहले तो एक रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब एक टेबल। अगर हम रिकॉल करें तो रिलेशन का मतलब है टेबल, है ना। इस टेबल में अगर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, इस तरीके से, तो इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। और अगर रोज हैं तो उन्हें बोलते हैं हम टपल्स। इतना बेसिक आपको सबको याद होगा, है ना। अब इस टेबल के अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए इन द सेंस कि कुछ स्पेसिफिक ही रो चाहिए, पूरा का पूरा टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ही टेबल चाहिए। अगर कुछ स्पेसिफिक टेबल के कुछ ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो इन्हें रो वाइज फिल्टर करना पड़ता है। रो वाइज फिल्टर करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ती है कि कौन सा वाला रो आपको चाहिए, कि भैया इस कॉलम की वैल्यू जिसमें ये हो वो वाले सारे रोज हमको दे दो, जो हम वेयर क्लॉज में लगाते थे एसक्यूएल के अंदर। वो कंडीशंस यहां पे हम लिखते हैं किसके अंदर, इस सिलेक्ट क्लॉज के या सिलेक्ट ऑपरेटर के अंदर। तो क्या लिखा है यहां पे देखो, सिलेक्ट ऑपरेटर चूजेस दोस टपल्स, कौन सी टपल्स, कौन सी रोज, द आउटपुट दैट सेटिस्फाइज द स्पेसिफिक और कंडीशन। तो कैसे लिखते हैं इसको, ये देखिए लिखा सिग्मा, फिर उसके पैरों में मतलब सबस्क्रिप्ट में सिलेक्शन की कंडीशन और यहां पे रिलेशन का नाम। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो सिलेक्ट ऑपरेटर जो है वो वाली कंडीशन जो यहां लिखी है, जो भी रो उसको सेटिस्फाई करता है उन कंडीशन वाले रोज के लिए क्या कर देता है ये सिग्मा, ये क्या कर देता है उस टेबल से वही वाली रोज आपको सिलेक्ट करके दे देता है। जैसे कि यहां पे कंडीशन लिखिए, एक छोटा सा टेबल है, देखो एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, रेटिंग और एज। सिलेक्ट दोस टपल्स ऑफ सेलर्स, सेलर्स है यहां पे रिलेशन वेयर रेटिंग इज ग्रेटर देन 8। तो वो सारे सेलर्स को आपको सिलेक्ट करना है जिनकी रेटिंग 8 से ज्यादा है। तो अब रेटिंग नाम का हमारे पास एक क्या है, ये रहा एट्रीब्यूट, इस पे हमें कंडीशन लगानी है। अगर कंडीशन लगानी है तो क्या लिखेंगे, जल्दी से आप लोग लिख के बताओ मुझे, क्या लिखोगे, सिग्मा कंडीशन क्या है हमारे पास, रेटिंग ग्रेटर देन 8 और ब्रैकेट में रिलेशन का नाम, रिलेशन का नाम लेट्स से सेलर्स, ये लिख दिया हमने। बड़ा सिंपल सा, सिग्मा हमने लगाया, कंडीशन लिखी सेलर्स। इससे क्या होगा, इससे सारी की सारी वो वाली रो आएंगी खींच के इस पर्टिकुलर टेबल से जिनमें की रेटिंग ग्रेटर देन 8 होगी सेलर्स की। क्या यहां पे रेटिंग ग्रेटर देन 8 है, नहीं, यहां है, हाँ जी यहां नहीं है, यहां है। तो ये वाली दो रो निकल के आएंगी। इसका मतलब अगर आउटपुट देखा जाए तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा, 105 रोहन 9 20 एंड 145 अभिषेक 10 29। ये दो रो निकल के आ जाएंगी। अच्छा, एक सिंपल सा फंडा है जो हमने यहां लिखा कि आपको क्या करना है, सिग्मा रेटिंग ग्रेटर देन 8 सेलर्स, बस इतना आपने लिखा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन जो ये सेटिस्फाई करेगा वो सारी की सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी की सारी रोज निकल के आ जाएंगी, बट वही आएंगी जो हमने यहां पे लिखा है। तो आप सिंपल सी चीज समझ सकते हैं कि ये जो सिलेक्ट ऑपरेटर है इट इज सेम एज वेयर क्लॉज। जो वेयर क्लॉज होता है ना किसका, एसक्यूएल का, उसके जैसा ये बिहेव करता है। ठीक है, अब यहां पे जब आप कंडीशन लिखते हैं ना तो इन कंडीशन में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो कंपैरिजन के लिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे आप यहां से यूज कर सकते हो। तो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करो, कंपैरिजन ऑपरेटर जो है यहां ग्रेटर देन लगाया, उसकी जगह आप ये कर सकते हो। अब ये मैथमेटिकल मॉडल है, प्रोग्रामिंग वाला नहीं है। हमने प्रोग्रामिंग में देखा था एसक्यूएल में कि नॉट इक्वल टू हम या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला सिंबल तो आता नहीं है एसक्यूएल में, क्योंकि टाइप करते हैं कीबोर्ड से। यहां पे जो रिलेशनल अलजेब्रा है ये मैथमेटिकल मॉडल है, और मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे चलता है, याद रखिएगा,
ठीक है, चलता है, बिल्कुल चलता है, मैथमेटिक्स में चलता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल मॉडल है ना। तो यहां पे आप नॉट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे के सारे क्या कर सकते हो आप यहां पे लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो यहां पे, वो सारी कंडीशंस के साथ में ऑपरेटर्स, कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो। बड़ा सिंपल सा फंडा है ना। चलो अभी अगर इसी पर्टिकुलर केस में मुझे लिखना है कि मुझे ऐसे सेलर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी रेटिंग ग्रेटर देन 7 तो हो बट एज भी ग्रेटर देन 25 हो। क्या कहा मैंने आपसे, मुझे चाहिए सिलेक्ट ऑल सेलर्स with rating more than 7 and age more than 25। क्या करोगे? अब आपको यहां पे भाई साहब दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी, आपको दो कंडीशन लगानी पड़ेगी और दोनों ट्रू होगी तभी कोई रो सिलेक्ट होके आएगी। और अगर आप बूलियन अलजेब्रा समझते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बूलियन अलजेब्रा में दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहां पे हमें एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट रोज को फिल्टर आउट करने के लिए ऑपरेटर क्या बताया मैंने, सिलेक्ट ऑपरेटर बताया। कौन सा सिलेक्ट ऑपरेटर है, ये रहा सिग्मा। तो इस सिलेक्ट ऑपरेटर को हम लिखेंगे सिलेक्ट, क्या लिखा है यहां पे, रेटिंग, तो उसके पैरों में लिखा हमने रेटिंग ग्रेटर देन 7 एंड फिर क्या है हमारे पास, एज ग्रेटर देन 25। अब रिलेशन का नाम यहां पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, देखो इसका ये वाला सिंबल है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही हमें लिखना है। रिलेशन मतलब टेबल, टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। किस टेबल से ये सिलेक्ट कर रहे हो, वो है सेलर्स नाम की टेबल। अब देखो यहां क्या है ना, ये मैथमेटिकल मॉडल है, एसक्यूएल नहीं है। एसक्यूएल में हम एंड ऑपरेटर को AND कैरेक्टर में लिखते थे, एसक्यूएल में लिखना ठीक था। मैथमेटिक्स में हमें यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेंगे। तो डिसजंक्शन और कंजंक्शन नाम के दो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे हम ऐसे सिंबल से यूज करते हैं। ये है और के लिए, ये है एंड के लिए, है ना। तो यहां पे एंड कैरेक्टर में लिखने की बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, आ गई बात समझ में। तो अब यहां पे ना तो फ्रॉम ऑपरेटर लगेगा ना ही सिलेक्ट वर्ड लगेगा, यहां पे सिंबल लगेगा सिग्मा का। हमने कंडीशन लिखी, ब्रैकेट में लिखा उस रिलेशन या टेबल का नाम, काम हो जाएगा। ये क्या करेगा, वो सारे के सारी रोज को सिलेक्ट करके देगा। सारे कॉलम्स आएंगे उन रोज के, सारे कॉलम आएंगे जहां पे रेटिंग ग्रेटर देन 7 है और एज भी 25 से ग्रेटर है। ग्रेटर देन 7 की रेटिंग ये आ गई, एज 25 से ग्रेटर देन ये आ गई, मतलब लास्ट की दो रोज उठ के हमारे पास आएंगी, ये रिजल्ट पूरा आ जाएगा। तो सिलेक्ट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया, क्या कहा हमने, है ना। बेसिकली सिलेक्ट क्या करता है समझ में आ गया। अब देखो छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। द सिलेक्ट ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब आपने सबसे पहले ये देखो इस रिलेशन आर पे कंडीशन नंबर 2 लगाई, जो रिजल्ट हमें मिला उसी पे कंडीशन नंबर 1 लगा दी। तो इसका मतलब है कि आपको दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलेशन आर पे पहले आप कंडीशन 1 लगाओ और फिर कंडीशन 2 लगाओ, वो भी चलेगा। इनफैक्ट ये जो यहां लिखा हुआ है दैट इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा ऑफ कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 फ्रॉम रिलेशन आर। कि आप पहली कंडीशन दोनों, दूसरी कंडीशन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराओ रिलेशन आर से, और जो हमारे पास रोज सिलेक्ट होके आएंगी वो रोज जो है आप क्या कर सकते हो, वो रोज आप ला सकते हो, ठीक है। तो वो सारी की सारी रोज आपको उठा के लानी है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं और इसके भी इक्विवेलेंट हैं। आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आई हो, है ना, समझ में आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट देखते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन जो है बेसिकली जो मैंने आपको समझाया इतना बहुत है। अब क्या है, इसको हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे किसके साथ में, दूसरे अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ में, ताकि हमें पता चले कि इन्हें लिखना कैसे है ना। तो अब सबसे पहले हमने सिलेक्ट देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे प्रोजेक्ट।
अभी तक सिलेक्ट में मैंने कहा कि सिलेक्ट क्या करता है, रोज को फिल्टर आउट कराता है कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है सर, ओके, मान लिया। प्रोजेक्ट क्या करता है सर? देखिए, प्रोजेक्ट करता है आपके एसक्यूएल के सिलेक्ट ऑपरेशन का काम। जब आप एसक्यूएल में लिखते हो ना सिलेक्ट स्टार या सिलेक्ट ये कॉलम का नेम है ना, यहां पे वो प्रोजेक्ट करता है। इसका मतलब है कि सर अगर आपको सारे कॉलम्स नहीं चाहिए जो इस सिग्मा ने आपको रोज सिलेक्ट करके दी है, हां जी, उसके सारे कॉलम नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम 1 या 2 या 3 कॉलम चाहिए, तो आप फिर प्रोजेक्ट लिखोगे। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर का क्या काम है? प्रोजेक्ट ऑपरेटर का काम है, आपको ये यूज होता है टू चूज सर्टेन कॉलम्स फ्रॉम द टेबल एंड थ्रेशेस आउट द अदर एट्रीब्यूट फील्ड। मतलब अगर आपके पास में इस टेबल में 4 कॉलम है, मुझे चारों कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए या ईआईडी चाहिए या फिर दोनों ही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, तो फिर आप उन्हें स्किप कर सकते हो। कैसे? आप प्रोजेक्ट में वही कॉलम का नाम लिखिए जो आपको प्रोजेक्ट कराना है या प्रिंट कराना है, वो कॉलम के नाम आपको आ जाएंगे। तो ये जो क्या करता है, ये वर्टिकल फिल्टरिंग करता है। वर्टिकल फिल्टरिंग का मतलब कि ये बताता है कि कौन सा कॉलम आपके फाइनल रिजल्ट में आएगा और कौन सा नहीं। प्रोजेक्शन इज अ यूनरी ऑपरेटर और उसको ऐसे लिखा जाता है। देखो यहां पे रिलेशन है एक और यहां पे लिखा है पाई और उसके पैरों में वो सारे कॉलम के नाम हैं जो आपको सिलेक्ट कराने हैं, है ना। अब देखो मैं चाहता हूं कि रो को फिल्टर नहीं करना है, सिर्फ कॉलम को फिल्टर करना है। कौन सी टेबल से? ये वाली टेबल से, है ना। ये वाली मेरे पास टेबल है, इसी टेबल को एग्जांपल मान लेते हैं। मुझे रो को फिल्टर नहीं करना, मुझे सिर्फ कॉलम फिल्टर करना है। मुझे सारी की सारी रोज का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट पाई एम्प्लॉय आईडी उसके पैरों में कॉमा एम्प्लॉय का नेम और यहां पे रिलेशन का नाम सेलर्स। अब मैंने यहां पे ना सिलेक्ट ऑपरेटर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मेरे को कंडीशन लिखनी ही नहीं है। अगर मुझे कंडीशन लिखनी ही नहीं है तो मैंने नहीं लिखी। इस सेलर्स रिलेशन से मुझे ईआईडी और ई नेम 2 कॉलम निकल के आ जाएंगे, उनकी सारी रोज आएंगी। रो को फिल्टर नहीं किया मैंने, नहीं करना था तो नहीं किया। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको अगर आप एसक्यूएल में लिखना चाहते हो तो ये एसक्यूएल में कैसे लिखाएगा? इस तरीके से, सिलेक्ट ई नेम ईआईडी कॉमा ई नेम फ्रॉम सेलर्स, दैट्स इट। वेयर की कंडीशन मैंने नहीं लगाई, मेरे को नहीं लगानी है तो नहीं लगाई, मैंने फिल्टर नहीं करनी रोज को, मेरे को सारी रोज चाहिए तो ले ली। बट एक चीज यहां पे देखने लायक है और वो ये है बॉस कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक टपल्स को ही सिलेक्ट करता है। यूनिक टपल्स मतलब ये डुप्लीकेट एलिमिनेट कर देता है, ये डुप्लीकेट एलिमिनेट कर देता है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वो एसक्यूएल के सिलेक्ट के बराबर नहीं है। प्रोजेक्ट जो है वो इक्विवेलेंट होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के। तो जो भी आप प्रोजेक्ट करा रहे हो वो सारे के सारे कॉलम्स की जो एक रो वैल्यू आ रही है वो अगर यूनिक है तो ही सिलेक्ट होगी। अगर मल्टीपल ऐसी रोज हैं जो एक साथ आ रही है, एक जैसी आ रही है, तो वो सिलेक्ट नहीं होगी। जैसे कि यहां पे अगर एग्जांपल में देखें, हम ईआईडी और ई नेम प्रिंट करा रहे हैं ना, यहां पे हमने क्या किया, ईआईडी ई नेम प्रिंट कराया। तो ईआईडी और ई नेम का कॉम्बिनेशन यूनिक है, हाँ जी ये भी यूनिक है, जी हाँ ये भी यूनिक है, जी हाँ ये भी यूनिक है। अगर यहां पे 101 रीचा वापस से आता ना तो ये वाला स्किप हो जाता। क्यों? क्योंकि 101 रीचा एक बार ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो प्रोजेक्ट में हमारे पास सिलेक्ट होके नहीं आता, हमारे पास प्रोजेक्ट से सिलेक्शन में नहीं आता, प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट नहीं होता। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर एलिमिनेट कर देता है डुप्लीकेट्स को। किसको कर देता है? सर अगर सब चाहिए होगा तो सिर्फ सिग्मा लिखने से सही होगा या फिर प्रोजेक्ट भी लिखना पड़ेगा? प्रोजेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, प्रोजेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सब चाहिए, देखो मैंने सिग्मा से भी लिखा है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलो अभी आगे समझते हैं और ये क्वेरी लिखने की कोशिश करते हैं। मुझे चाहिए सिर्फ ई नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय रिलेशन। ये है एम्प्लॉय रिलेशन, इसमें से मुझे सिर्फ नाम चाहिए और सैलरी चाहिए।
आप मुझे लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ आप कैसे लिखोगे इसको। ई नेम और सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉइज, ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज की सैलरी चाहिए और ई नेम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय रिलेशन, ये है एम्प्लॉय रिलेशन। कैसे लिखोगे? तो मुझे कोई क्राइटेरिया तो दिया नहीं कि कंडीशन ये वाली या कंडीशन वो वाली, नहीं, तो आपको सिलेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, प्रोजेक्ट में काम हो सकता है। जी हाँ, आप प्रोजेक्ट भी क्यों लिखोगे आप, क्योंकि आपको सिर्फ ई नेम और सैलरी चाहिए। तो प्रोजेक्ट में आपने लिखा ई नेम कॉमा सैलरी, कौन से रिलेशन से? एम्प्लॉय रिलेशन से। ये हो गया काम आपका, बस इतना ही लिखना था। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, दैट्स इट, इतना ही लिखना है ना। फ्रॉम कीवर्ड नहीं आएगा बेटा, ऐसे लिखोगे आपका काम हो जाएगा। प्रोजेक्ट ऑपरेटर ऐसे काम करता है ना। चलो अब बात करते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट और सिलेक्ट एक साथ लिखने हो, प्रोजेक्ट और सिलेक्ट एक साथ लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? तो आप देखिएगा, प्रोजेक्ट सबसे बाहर लिखा जाता है, सबसे लास्ट में प्रोजेक्ट लिखा जाता है। सबसे आउटर मोस्ट चीज जो आपके ऑपरेटर्स में होगी वो होगा प्रोजेक्ट। ये याद रख लीजिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं। इट इज रिटन, अरे आउटसाइड ऑफ ऑल ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स आप रखेंगे उनमें सबसे बाहर इसको लिखेंगे। मतलब आप कोई भी ऑपरेटर ले लें, सारे के सारे ऑपरेटर पहले आप अंदर लिखेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे प्रोजेक्ट। सबसे लास्ट में क्या करेंगे? प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास देखो यहां पे कंडीशन है, राइट रिलेशनल अलजेब्रा स्टेटमेंट टू फाइंड नेम ऑफ ऑल सच एम्प्लॉइज, सिर्फ नाम चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर है 2, whose salary is greater than 17,000। तो डिपार्टमेंट नंबर 2 का पर्सन होना चाहिए और ऊपर से उसकी सैलरी 17,000 से ग्रेटर भी होनी चाहिए। दो कंडीशन लगानी है, मतलब हमें सिलेक्ट सिग्मा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो पहले हमें रो फिल्टर करनी पड़ेगी, जो हमारे पास रोज आएंगी उनके फिर वो कॉलम प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे जो हमें चाहिए। तो पहले हम इनर क्वेरी से शुरू करते हैं। टेबल कौन सी है? एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल पे पहले आप सिलेक्ट लगाओ, कंडीशन लगाओ। कौन कौन सी कंडीशन है बच्चा? कंडीशन है एक तो डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर के लिए हमारे पास है DNO इज इक्वल टू 2, और एक और कंडीशन क्या है? सैलरी ग्रेटर देन 17,000। सैलरी नाम का कॉलम है, एंड लगा के लिखा हमने सैलरी ग्रेटर देन 17,000। इतनी क्वेरी लिखने से आपको क्या मिलेगा? इतनी क्वेरी लिखने से सिर्फ वो रोज मिल जाएंगी जिन रोज के ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना। तो चाहे आप पहले ये कंडीशन लिखो या ये कंडीशन लिखो, दोनों कोई दिक्कत नहीं, एंड में लिखी हुई है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अब क्या होगा? एक तो डी नंबर 2 वाले ये रिकॉर्ड, 17,000 से ग्रेटर दोनों रिकॉर्ड। अब हमें इनका सिर्फ नाम चाहिए, तो ये यहां से क्या सिलेक्ट होगा? यहां से ये दो रो सिलेक्ट होके आएंगे। देखो ये वाली दोनों रो सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अब अगर ये दोनों रो सिलेक्ट होके आ गई हैं, पूरी की पूरी रो के सारे कॉलम्स मुझे चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे सिर्फ नाम चाहिए। नाम कहां मिलेंगे? ई नेम नाम में। तो मुझे इसको प्रोजेक्ट कराना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट में लिखो, एज इनपुट दो। किसमें? प्रोजेक्ट ऑपरेटर में। प्रोजेक्ट ऑपरेटर में अब ये फिल्टर्ड आउट रोज का रिलेशन जो है, ये जो डब्बे में मैंने बनाया है ये मिलेगा, और यहां से मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ ई नेम। तो अल्टीमेटली जो हमारा यहां से रिजल्ट आएगा वो आएगा इस तरीके से। अरे 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 अरे, रिजल्ट आएगा माया और रंजी, बस, है ना। तो डिपार्टमेंट नंबर 2 ग्रेटर देन 17,000 की सैलरी, नेम उनके यहां पे प्रोजेक्ट हो जाएंगे। ये रही आपकी क्वेरी। तो जब भी कभी आप प्रोजेक्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट हमेशा आप सबसे बाहर लिखेंगे। तो आपका जो क्वेरी है वो चलता कैसे है?
क्वेरी चलाने के लिए आपको इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ जाना पड़ता है। मैथमेटिक्स में आप यही करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रैकेट्स होते हैं तो आप पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर आउटर, फिर आउटर, फिर आउटर, इस तरीके से चलता रहता है। यहां भी वैसा ही है बच्चा। पहले रिलेशन एम्प्लॉय लिया, उस रिलेशन से ये कंडीशन सिलेक्ट वाली लगाई, सिलेक्ट सिग्मा वाली कंडीशन लगा दी, तो हमारे पास रोज फिल्टर हो जाएंगी। फिर जो रिजल्ट मिलेगा उस पे हम प्रोजेक्ट चलाएंगे। इस तरीके से इनर से आउटर की तरफ आप क्वेरी हमेशा चलाएंगे। लिखने का तरीका भी मैं तो यही मानता हूं कि आप थोड़ा शुरुआत में ऐसे ही लिखें, क्वेरी को लिखने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको पता चलता रहेगा कि क्वेरी जो है कैसे लिखी जाती है। अब बात करते हैं सेट ऑपरेटर्स की। ये सेट ऑपरेटर्स वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमारे एसक्यूएल में काम करते हैं लगभग, है ना। तो क्या है सेट ऑपरेटर्स? तीन टाइप के, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस। सबसे पहले तो दो रिलेशन जिन पे सेट ऑपरेशंस इंप्लीमेंट होते हैं उनमें नेसेसरीली सिमिलर डेटा टाइप होने चाहिए टपल्स के। मतलब पहला वाला कॉलम जो है उसका डेटा टाइप दूसरी वाली टेबल के डेटा टाइप से सेम टू सेम मैच करना चाहिए। अगर आपने दो रिलेशन R1 और R2 लगाया, इनका यूनियन कराया, R1 में 3 कॉलम है, C1 C2 C3, यहां पे है C4 C5 C6, तो सबसे पहले तो दोनों में बराबर नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। फिर C1 का डेटा टाइप C4 के बराबर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, C2 और C5 डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, C3 का C6 का डेटा टाइप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी जाके ये सेट ऑपरेशंस पॉसिबल हो पाएंगे। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, जहां जिन दोनों के बीच में आप क्या कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, यूनियन लगा रहे हो। ऊपर से उन दोनों का जो भी आपने क्या लगाया है, यहां से क्या लगाया, यहां से आपने सेट ऑपरेशन लगाया है, उन दोनों में पहले पहले कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हर एक कॉन्जिक्यूटिव कॉलम जो है उनका क्या होना चाहिए, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर यहां पे नंबर लिखा है तो यहां पे भी नंबर ही होना चाहिए, यहां अगर वेयर कैर है तो यहां भी वेयर कैर ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टाइप और यूनियन कंपेटेबिलिटी। टाइप कंपेटेबिलिटी या यूनियन कंपेटेबिलिटी इसको कहते हैं, और ये जरूरी है, अदरवाइज आपका जो ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन या फिर सेट ऑपरेशन जो है वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। चलो अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं क्या है सेट ऑपरेशंस यूनियन। अगर हमें सेट ऑपरेशंस लगाने हैं, है ना, तो ये दो आपके पास टेबल है। लेट्स से ये है टेबल नंबर E1 नाम है इसका, इस टेबल का नाम है E2। ठीक है, इसमें है EID ई नेम एज रेटिंग, EID ई नेम एज रेटिंग, दोनों के दोनों टेबल्स में हमारे पास सेम टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनके नाम भी हमने सेम रखे हैं, टाइप भी सेम रखे हुए हैं, ताकि कोई एरर ना आए। अगर मैंने यहां लिखा प्रोजेक्ट E1 यूनियन प्रोजेक्ट फ्रॉम E2 एवरीथिंग इफ यू वांट टू हैव, देन स्टार यहां भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा हमने तो इससे क्या फायदा होगा, इससे E1 से सारे के सारे रोज और कॉलम्स आ जाएंगे, यहां से भी सारे रोज और कॉलम्स आ जाएंगे। अब अगर हमने यहां पे यूनियन का ऑपरेटर लगा दिया तो यूनियन का रिजल्ट क्या आएगा, यूनियन का रिजल्ट क्या आएगा, यूनियन का रिजल्ट आएगा सारे के सारे वो रोज जो कि दोनों के मिला के हैं। बट आपको अगर मैथमेटिक्स में यूनियन याद है तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए यूनियन में क्या हो जाता है, यूनियन में डुप्लीकेट एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए यहां पे सौम्या तो यहां है नहीं, राहुल यहां पे है, ये देखो ये वाली रो का एम्प्लॉय जो है, ये वाली रो दोनों बराबर बराबर है, तो ये जो रो है एक ही बार आपके यूनियन में दिखेगी, एक ही बार यूनियन में दिखेगी। यहां पे आप देख सकते हैं यशवी का भी और सोनम का भी, ये दोनों रोज भी यहां पे कॉमन है, तो ये दोनों रोज बाहर वापस नहीं दिखेंगी यहां पे। ठीक है, तो जो कॉमन रोज हैं वो एक बार ही दिखेंगी, बाकी की नहीं दिखेंगी, क्योंकि कॉमन एलिमिनेट हो जाते हैं यहां से, क्योंकि हमें पता है यूनियन में ऐसा होता है। तो अगर आप लोग यहां पे स्टार की जगह सिर्फ EID लिखे तो
तो आपके पास ईआईडी कौन कौन से आ जाएंगे? 20 आएगा, जी हाँ। 30 आएगा, जी हाँ। 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, फिर 30 आ चुका है, 35 नहीं आया है, 50 आ चुका है, 60 आ चुका है। तो ये इतना आपके पास ईआईडी यहां से सिलेक्ट होके आएगा अगर आपने यूनियन लगाया तो। सिमिलरली अगर आप इंटरसेक्शन लगाएंगे तो अगर आपने लिखा सिग्मा पाई 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 ईआईडी फ्रॉम E1 इंटरसेक्शन पाई ईआईडी फ्रॉम E2, आपको सिर्फ ईआईडी सिलेक्ट करना है यहां से और यहां से, और उनका क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन कराना है। तो इंटरसेक्शन आपको पता है, इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन ये करता है कि यहां पे और यहां पे जो दोनों जगह पे प्रेजेंट है कॉमन, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करके लेके आए। तो इंटरसेक्शन क्या करेगा? इंटरसेक्शन हमें सिलेक्ट करा के दे देगा वो ईआईडी जो दोनों जगह पे प्रेजेंट है। 20 प्रेजेंट है यहाँ? नहीं। 30 है? हाँ जी है, दोनों जगह पे प्रेजेंट है। 40 नहीं है, 50 है, 60 है। तो ये सारे ईआईडी सिलेक्ट होके आ जाएंगे। ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, आप अपने सेट थ्योरी जो है वहां भी पढ़ते हैं, है ना। तो रादर देन गिविंग यू अ सेट, यहां पे मैं सेट ऑफ रोज दे रहा हूं, दैट्स इट, है ना। तो यहां पे सेट क्या है? सेट एक पर्टिकुलर पूरी रो है। अगर मैंने यहां पे ईआईडी की जगह सब कुछ सिलेक्ट कराया होता तो दिस इज वन एलिमेंट, अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट, 5 एलिमेंट का ये सेट, 5 एलिमेंट का ये सेट, दोनों का क्या कर दो, सेट का ऑपरेटर लगा दो, जो भी लगाना है वो, दैट्स इट। वही तो है, सेम टू सेम चीज है। यहां पे भी वही करना मैथमेटिकली, रादर देन हैविंग एन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट एज अ पर्टिकुलर सेट एलिमेंट। यहां पे सेट का मेंबर या सेट का एलिमेंट क्या होगा? पूरी एक रो का पूरा जो हमारे पास 5 कॉलम या 4 कॉलम की वैल्यूज है वो सिंगल एलिमेंट बन जाएगा आपका, है ना। यहां पे आता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या करता है? सेट डिफरेंस अगर आपने किया इस तरीके से, तो मैंने कराया प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम E1 माइनस प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम E2, ये क्या करेगा? ये E1 से वो आईडी निकाल के लाएगा जो कि E2 में नहीं है। कॉमन वाले नहीं, अनकॉमन वाले, कॉमन वाले नहीं, अनकॉमन वाले निकलेंगे इस बारी। तो अगर ये अनकॉमन वाले हैं तो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि हमें सबट्रैक्ट करना है जो E1 में वो जो प्रेजेंट है, E1 से वो वाले ईआईडी हटाने हैं जो E2 में प्रेजेंट है। तो E2 वाले सबट्रैक्ट करके E1 के अपने स्पेसिफिक वाले। तो अगर ऐसा लिखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा वो सारे ईआईडी सिलेक्ट होके आएंगे जो सिर्फ E1 में है, E2 में नहीं है। तो E1 से सबट्रैक्ट करो E2 के कॉमन वाले। E1 से 20 यहां पे है, नहीं है, तो वो 20 आ जाएगा, सबट्रैक्ट नहीं होगा। 30 है, हाँ जी सबट्रैक्ट हो गया। 40 है, नहीं है, तो वो सबट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। 50 60 हट जाएंगे क्योंकि 50 60 यहां पे से यहां है, ठीक है। अगर इसको उल्टा लिखा जाता तो, अगर हमने लिखा ईआईडी प्रोजेक्ट करो E2 से माइनस प्रोजेक्ट करो ईआईडी फ्रॉम E1, बताओ अगर उल्टा लिखते तो रिजल्ट क्या आता? बताओ जल्दी से बताओ। तो अब E2 की वो ईआईडी निकाल के लानी है जो E1 में से सबट्रैक्ट हो जाएंगी। E1 की वो सारी वैल्यू जो E2 में है उन्हें सबट्रैक्ट कर दो E2 से। तो E2 में जो है 30 है वहां पे, हाँ जी, तो ये सबट्रैक्ट हो गया। 35 है वहां पे, नहीं है, तो ये आ जाएगा। 50 है वहां पे, हाँ जी। 60 है वहां पे, हाँ जी, सिर्फ 35 निकल के आएगा। कितना सिंपल सा फंडा है ना। तो आपको पता चल जाएगा ये बड़ा सिंपल सा कि अगर आपने पहले EID E1 माइनस EID E2 प्रोजेक्ट कराया है तो उसका रिजल्ट EID E2 माइनस EID E1 का प्रोजेक्शन का सेम रिजल्ट नहीं आएगा। इन दोनों का सेम रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्या ये जो सेट ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव नहीं है? मतलब अगर आपने पहले E1 माइनस E2 लिखा और E2 माइनस E1 लिखा तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। चलो अभी ये देखो, एक क्वेरी आपको लिखनी है। 2 रिलेशंस हैं आपके पास, एक स्टूडेंट और एक एम्प्लॉइज। इसकी क्वेरी आप लिख के एक बार मुझे बता दो जल्दी से।
कोशिश करो लिखने की, मैं वेट करता हूं आपका थोड़ा सा। यूनियन के थ्रू लिखना है, क्लियर कट सब कुछ सामने के सामने दे रखा है, आपको बस यूज करना है कि कैसे उसे आप यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको वैसे लिखने के लिए। तो दो टेबल है स्टूडेंट, जिसमें रोल नंबर, नेम, डीओबी है, एम्प्लॉय का आईडी, नेम और सैलरी है। राइट अ रिलेशनल अलजेब्रा स्टेटमेंट फॉर करस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्वेरी। डिस्टिंक्ट एस नेम निकालो स्टूडेंट से, जहां पे डेट ऑफ बर्थ ये होगी, और ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। यूनियन सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 15,000। तो दो अलग अलग क्वेरीज का यूनियन कराना है। स्टूडेंट से आपको स्टूडेंट के नाम निकालने हैं, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय नेम निकालना है, और दोनों का यूनियन करा देना है। तो पहले हम पहली वाली क्वेरी लिखते हैं, स्टूडेंट से कौन से स्टूडेंट लेके आने हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये हो। तो हम लिखते हैं हमें नाम चाहिए, तो प्रोजेक्ट करा दिया एस नेम। ठीक है, फिर सिलेक्ट क्या कराया, कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है डेट ऑफ बर्थ पे, तो हमने डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन लिख दी, ये लिखी हमने कंडीशन, लिख दी। कहां से, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट्स टेबल से। हो गया, अब इसका यूनियन कराना है ना, कौन सी टेबल से, एम्प्लॉयज टेबल से। पर एम्प्लॉय टेबल से क्या चाहिए मुझे, ई नेम चाहिए सिर्फ, और जिनकी सैलरी 15,000 से ग्रेटर हो। तो मैंने यहां पे प्रोजेक्ट कराया ई नेम। कंडीशन लिखनी है, सिलेक्ट के अंदर कंडीशन लिख देंगे, सैलरी ग्रेटर देन 15,000 लिख दी। लिख दिया। कौन से टेबल से आना है ये, एम्प्लॉयज टेबल से। बस ये आपका हो गया रिजल्ट, ये है आपकी क्वेरी। ठीक है, चलिए। तो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है कम्यूटेटिव है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और एसोसिएटिव भी होते हैं, है ना। एसोसिएटिव मतलब कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी अलग अलग कैसे भी करके सॉल्व करोगे, रिजल्ट वैसा का वैसा ही आएगा। चलो, अब ये जो दो क्वेश्चन है आपको एज होमवर्क सॉल्व करने हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, दो रिलेशन दे रखे हैं R1 और R2, दोनों में कॉलम की वैल्यूज या नेम सेम है XY है ना, और दोनों में नॉट नल वैल्यूज ही है सारी, नल कोई भी नहीं है। आपको बताना है कि अगर आपने R1 यूनियन R2 पहले किया और उसके बाद वहां से प्रोजेक्ट कराया X, या फिर R1 से प्रोजेक्ट कराया X और R2 से प्रोजेक्ट कराया X और उसके बाद में यूनियन कराया, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट का रिजल्ट सेम आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो कौन सी कंडीशंस में आएगा, ये आपको बताना है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी सेम टू सेम है, ये भी आपको एज अ क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व करना है। कल सबसे पहले यही दो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, और उसके बाद आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइंट्स हम कल देखेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी हेल्थ को थोड़ा और कल बेहतर बना पाऊंगा, ताकि थोड़ी अच्छी एनर्जी के साथ, ज्यादा क्वेश्चंस के साथ और ज्यादा ड्यूरेशन तक आपको पढ़ा पाऊं। आज का जो सेशन था मैं एज अ वार्म अप ले रहा था, कि कोशिश कर रहा था कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठ के अपनी हेल्थ जो है उसे ठीक रख पाऊं। अगर तबीयत ठीक रहेगी तो आई विल कंटिन्यू टीचिंग, अदरवाइज आई विल स्टॉप इन बिटवीन। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट करके, आप लोगों से बातें करके। ध्यान रखिएगा कि कल का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जॉइंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉल्व करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड ढेर सारी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे इन चीजों का, और अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करना है, जल्दी से ये कोड लगा लो VDEEP10 और आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी। क्वालिटी एजुकेटर्स हैं सारे, बहुत बड़े एजुकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे एजुकेटर्स। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके अलावा भी ढेर सारे एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के लिए काम कर चुके हैं, और उनके भी रिकॉर्डेड सेशंस आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे सारे के सारे एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को इन सारे एजुकेटर्स का पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, और बहुत बहुत कुछ मिलता रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, कोड लगाइए ये, और
आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन। हर्ष शर्मा जी, मेरा करियर का डिसीजन जो है वो मैं ही लेना पसंद करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप अपने करियर का डिसीजन लें और उस पर आप जो भी अच्छा कर सकते हैं मेहनत करके और कोशिश करिए। मेरी करियर का जो डिसीजन है वो मुझ पे छोड़ दीजिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, कहाँ रहना है और क्या करना है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए कि सर ये टॉपिक अवेलेबल करवाइए, आई विल डू दैट। बट अगर आप मुझे एडवाइस करेंगे कि सर आप ये कर दीजिए अपनी करियर के लिए, वो कर दीजिए, दैट विल रियली नॉट हेल्प यू इधर और मी इधर। थैंक यू सो मच कि आपने इतना मुझे लायक समझा कि मैं आपके इतने करीब आ पाऊँ कि आप जो हैं इतना अच्छा एक रिलेशन मुझसे मेंटेन कर पा रहे हैं जहां पे आप मुझे एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट रियली सॉरी, मैं अपने करियर को लेके खुद से डिसीजन लूंगा और जब भी लूंगा आप लोगों के साथ ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।